हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। और आज हम लोग इस एपिसोड में जो उपस्थित हुए हैं तो क्लास 10th के जो साइंस का पेपर हुआ है उसमें केमिस्ट्री के प्रश्नों के सलूशन के साथ उपस्थित हुए हैं। और यह पेपर बहुत ही आसान रहा, जितना आसान कहा जा सके उतना आसान रहा। और इसमें से हमें नहीं लगता कि इससे कोई आसान पेपर बन भी सकता है। तो आज आपको एक सेट का क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिलने वाला है, जिसमें ये जो आपका सेट है वह है 824 ईओ है। ईओ सेट जो है 824 2023 का साइंस का, उसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है, जिसमें बहुविकल्पी प्रश्नों को सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से 6 नंबर के प्रश्न आपको केमिस्ट्री से आते हैं, क्योंकि बहुविकल्पी 20 नंबर का आया होगा, उसमें से 7 नंबर बायोलॉजी के रहे होंगे, 7 नंबर फिजिक्स के रहे होंगे और 6 नंबर आपके केमिस्ट्री के रहते हैं। 7 दूनी 14, 6 20 हो गया। तो जो 6 नंबर के प्रश्न आपको केमिस्ट्री से आए हुए हैं, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों पर ही चर्चा करते हैं। कौन सा प्रश्न पूछा गया था, उनका जवाब क्या हो सकता है और ऑप्शन से कैसे पहचाने होंगे, और इसी से मिलान भी हो जाएगा कि आप कितने नंबर का सही करके आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समय नष्ट नहीं करते, सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं। और सबसे पहला प्रश्न क्या है कि शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु के लिए 4 ऑप्शन रखा है। एक समांगीय मिश्रण है, धातुओं का मिश्रण है, यौगिकों का मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि वायु जो होता है वह एक प्रकार का मिश्रण है। क्यों मिश्रण है? क्योंकि वायु में विभिन्न प्रकार के गैसेस होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, मिले होते हैं। तो यौगिक जो होता है वह मिश्रण होता है। यदि वो वायु जो होता है वह मिश्रण होता है। यदि वायु मिश्रण है तो वह क्या नहीं हो सकता? तो 2 ऑप्शन पहले से कट गए। वो कौन कौन से ऑप्शन कट गए कि जो वायु होता है वह यौगिकों का मिश्रण और धातुओं का मिश्रण नहीं होता। इसका मतलब कि वायु जो होता है वह मिश्रण होता है, लेकिन किसका मिश्रण नहीं होता? तो आपको पता होगा कि शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ 2 होते हैं। और शुद्ध पदार्थ में जो होते हैं वह 2 चीजें आते हैं। कौन कौन? तत्व और यौगिक आते हैं। तत्व में 3 आता है, धातु, अधातु और उपधातु। जबकि यौगिक जो होता है वो भी शुद्ध पदार्थ में आता है। और यौगिक के 2 प्रकार थे, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं। इसका मतलब कि तत्व हो जाए, धातु हो जाए, अधातु हो जाए, उपधातु हो जाए, अकार्बनिक यौगिक हो जाए, कार्बनिक यौगिक हो जाए या यौगिक हो जाए, यह क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं। इसका मतलब कि ये मिश्रण में नहीं आते। फिर मिश्रण क्या होता है? मिश्रण आपके 2 होते हैं, समांगीय और विषमांगीय होते हैं। समांगीय और विषमांगीय जो होते हैं यही आपके मिश्रण होते हैं और इन्हीं में से आपको मिलेगा। इसका मतलब कि शुद्ध वायु जो है, तो वायु जो होता है वो मिश्रण होता है। इसका मतलब यहीं से समाप्त हो गया कि धातु और यौगिक, ये पहले से दोनों ऑप्शन आपके क्या हो गए? कट गए। अगर ये दोनों कट गए तो अब बचा क्या है? समांगीय मिश्रण है कि विषमांगीय मिश्रण है। देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था और संभावित आप लोगों ने सही भी किया होगा। कंफ्यूजन क्या है कि वायु जो होता है वो मिश्रण होता है। यहीं से प्रश्न बन जाएगा कौन सा मिश्रण होता है, समांगी की विषमांगी? तो वायु जो होता है वो विषमांगीय मिश्रण होता है। क्यों? क्योंकि विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% जो होता है ऑक्सीजन होता है और 1% में सभी गैसेस होते हैं। तो वायु जो होता है वह एक विषमांगीय मिश्रण होता है। लेकिन इसी के पहले उसने क्या लिख दिया? शुद्ध वायु। अगर शायद यहां पर शुद्ध न लिखा होता तो हम लोग वायु है तो इनमें से कोई नहीं जवाब के साथ चले जाते, लेकिन शुद्ध वायु लिख दिया है तो ये किसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? समांगीय मिश्रण। क्यों समांगीय मिश्रण हो जाएगा? क्योंकि वायु जो होता है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है और शुद्ध वायु का मतलब होता है उनमें से एक गैस को आप अलग कर लेंगे, और जैसे एक गैस को अलग करेंगे वह क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध वायु की बात कर रहा, तो शुद्ध वायु जो होता है वह एक समांगीय मिश्रण होता है। दूसरा प्रश्न होता है एल्कीन है। तो एल्कीन का आपको सूत्र मैंने बताया था, एल्केन होता है, एल्कीन होता है, अल्काइन होता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n होता है और अल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो जो सूत्र CnH2n पर पालन करेगा वही आपका एल्कीन होगा। और यहां पर n का मान रखने हैं। अब n का मान कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। अगर 3 रखेंगे तो 3 दूना 6 मिलना चाहिए। जहां C3 या 6 होगा वो एल्कीन होगा, या C4 रखते हैं तो H8 मिलना चाहिए, यदि आप 5 रखते हैं तो 10 मिलना चाहिए। मतलब जितना आपका कार्बन होगा उसका दूना हाइड्रोजन होगा। आइए हम लोग देख भी लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं C4H10 हो गया, मतलब 4 दूनी 8 2 10। इसका मतलब ये क्या होता है? एल्केन हो जाएगा। ये आपका एल्केन हो गया। C3H8 ये भी क्या हो गया?
एल्केन हो गया। C2H2 जो होता है ये क्या हो गया, तो ये आपका एल्काइन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। H2n मतलब हाइड्रोजन दूना होता है, तो वह एल्कीन हो जाएगा। दूना से दो अधिक होता है एल्केन हो जाएगा, और दूना से दो कम होता है तो एल्काइन हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 दूनी 4 माइनस 2 हो गया, C2H2 हो गया, ये एल्काइन हो गया, बचा क्या 1, और ये हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, और आपको यही YouTube पर भी आपको ये बताया गया है, और ये भी आपको एल्कीन का भी बताया गया था। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है, पीएच मान 0 से लेके कहाँ तक चलता है, 14 तक चलता है, जिसमें 0 जो होता है वह किसका होता है, शुद्ध जल का होता है, उदासीन यौगिक का होता है। तो इसमें आपको बताया गया, तो शुद्ध जल जो होता है ये उदासीन होता है, और उदासीन यौगिक का पीएच मान जो होता है वह क्या होता है, तो याद रखिएगा 0 होता है, और 7 से कम हुआ तो अम्लीय, 7 से अधिक हुआ तो क्षारीय। तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, तो याद रखना आपको क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में, किसी आवर्त में कहते हैं, क्योंकि आप आवर्त सारणी में 2 ही जगह चलते हैं, आवर्त और वर्ग में चलते हैं। तो आवर्त कितने हैं, 7 है, वर्ग कितने हैं, 18 है। तो आप किसी आवर्त में जाइए, किसी वर्ग में जाइए, जो एक आवर्त में मिलेगा वही आपको पूरे आवर्त में मिलेगा। इसका मतलब कि केवल भ्रमित करने के लिए उसने क्या रखा था, तीसरे आवर्त में। वो चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, पहले, दूसरे किसी में रखे, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। बस प्रश्न है आवर्त सारणी में कहां जा रहा है, आवर्त में जा रहा है। किस आवर्त में जा रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। अगर आवर्त में जाएगा किस दिशा में जाएगा, ये थोड़ा सा केयर करना था। इसने बोल भी दिया है कि बाएं से दाएं जा रहा है, और यदि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो हमें पता है कि परमाणु क्रमांक में बाएं से दाएं जाने पर भी वृद्धि होता है, और ऊपर से नीचे जाने पर भी वृद्धि होता है। बस अंतर ये है कि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में क्रम से वृद्धि होता है, अर्थात एक एक की वृद्धि होती है। लेकिन यदि वर्ग में चलते हैं तो एक साथ वृद्धि होती है। एक साथ वृद्धि का मतलब 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 का योग होता है, अर्थात इतने का अंतर होता है। चूंकि यहाँ पे प्रश्न आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर क्या होगा, परमाणु क्रमांक और परमाणु आकार में वृद्धि होगी। परमाणु क्रमांक में तो वृद्धि होगा, ये तो सही है, यहां तक जो है वो वृद्धि होगा, लेकिन परमाणु आकार में क्या वृद्धि होगा, तो वृद्धि नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका कट गया। बचेगा परमाणु क्रमांक और परमाणु आकार में कमी होगा, तो परमाणु आकार या परमाणु क्रमांक दोनों में कमी नहीं होता, इसका मतलब ये भी कट गया। बचेगा परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा, बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगा, परमाणु आकार में क्या हो जाएगा, कमी। देखिए इसका मतलब ये आपका सही हो गया, और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब कौन सा सही होगा, ये आपका सही हो गया, इसमें ये सही हो गया, इसमें आपका ये सही हो जाएगा, और इसमें आपका ये सही हो जाएगा। फिर क्या कहता है कि कॉलम ए को कॉलम बी से सही सुमेलित कीजिए कि कॉलम ए में जो रखे गए हैं वो बी में किससे मैच करते हैं, किससे मिलते जुलते हैं। ये भी आपको बताया गया था, अगर आपने देखा भी होगा तो यहाँ से आपको उस प्रश्न का भी आंसर मिलने वाला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, कास्टिक सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो यहाँ से किसी एक को पकड़ लेंगे तब भी आपको जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले ये हो गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें करते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने में। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग केवल टूटी हड्डियों को जोड़ने में नहीं करते, बल्कि मूर्ति और खिलौने बनाने में भी करते हैं। इसका मतलब सीधे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उत्तर कहां चला गया, सेकंड पर चला गया। चलिए यहां से नहीं मिला, तो आपको पता होना चाहिए कि साबुन जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, सोडियम और पोटेशियम से। उच्च वसी अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण को ही साबुन कहते हैं। इसका मतलब कि कास्टिक सोडा का मतलब क्या होता है, कास्टिक सोडा का मतलब NaOH होता है। कास्टिक पोटास कह दे तो KOH होता है। इसका मतलब कास्टिक सोडा मतलब सोडियम का है, और यदि सोडियम है तो कहां चला जाएगा, साबुन के निर्माण में। चलिए यहां से भी नहीं है तो आप यहां से समझ सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहां करते हैं, एसिडिटी को हटाने के लिए। अगर पेट में अम्लीयता को दूर करना होता तो किसका यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। यहां से भी आप मिला सकते हैं, और यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी का कौन सा, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आप किसके रूप में करते हैं, कीटाणुनाशक या जीवाणुनाशक के रूप में करते हैं। मिलान कर लीजिए, ए का जो होगा वह सेकंड होगा, तो ए का सेकंड केवल यही है, मतलब कि आपका केवल और केवल जवाब में कौन सा सही होगा, तो वह आपका दूसरा सही होगा, जिसमें आप देख सकते हैं ए का जो है वह सेकंड हो गया, बी का जो है वह फर्स्ट हो गया, सी का जो होता है वह फोर्थ हो गया, और डी का जो होता है वह थर्ड हो गया। इसी के साथ लास्ट वाला आपका इसमें वो विकल्प ही है कि निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल जो होता है वह नीला को लाल में परिवर्तित करता है। कौन सा लाल हो जाता है,
लाल होने का मतलब लाल रंग देना है, और लाल रंग कौन देता है? अम्ल देता है। तो यहाँ से देख भी सकते हैं कि आपका क्षार है, ये भी आपका क्षार है, और यदि दो क्षार दे दिए इसका मतलब कि ना NaOH हो सकता है ना KOH हो सकता है, ये दोनों तो पहले ही कट गए। अगर ये कट गया तो बचा क्या? H2SO4 और ग्लूकोज। लाल रंग कौन देने वाला है? तो केवल आपका अम्ल देगा, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी होगा। और यहाँ पर नीचे लिखा भी गया है कि मेथिल ऑरेंज अम्ल के साथ लाल रंग देता है और क्षार के साथ पीला रंग देता है, तो लाल कौन देगा? H2SO4 देगा। फिर इसी के जस्ट बाद हम लोग अगले प्रश्न पर आने वाले हैं। अगर इन प्रश्नों में कोई आपको समझने में कोई दिक्कत या समस्या होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देख लीजिए पहले, इसके जस्ट बाद आपको जस्ट तुरंत यही आप इतना देखने के बाद जस्ट अगले प्रश्नों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। आइए अगले प्रश्न का जवाब जानते हैं, जिसमें अगला प्रश्न जो आया हुआ था वो क्या था? तो उसमें था क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक आपको दिया था, जिसका परमाणु क्रमांक 17 था, और पूछा था आवर्त सारणी में इनकी स्थिति की विवेचना कीजिए तथा संयोजकता बताइए। तो बहुत ही आसान प्रश्न था। आइए कैसे निकालेंगे वो भी, उसका भी सोल्यूशन देख लीजिएगा कि क्लोरीन कहा है तो क्लोरीन क्या होता है? प्रतीक Cl होता है, और Cl का परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 17 दिया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो नियमों के आधार पर कर सकते हैं, बोरबरी के नियम के अनुसार कर सकते हैं, और दूसरा क्या कर सकते हैं? आप बाउ के नियम के अनुसार कर सकते हैं। तो दोनों आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे रखे गए। क्या हो जाएगा? 2 8 7 हो जाएगा। यदि आप बाउ के अनुसार करेंगे तो 1s2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2s2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3s2 हो जाएगा, और हो जाएगा 3p5 हो जाएगा। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2 हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा, 3s2 3p5 हो जाएगा। आवर्त संख्या क्या होता है? जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही आवर्त संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या कौन होती है? 3, मतलब आवर्त संख्या जो होगा वो 3 होगा। ब्लैक कौन सा होगा? तो ये तो आप बाउ के नियम के अनुसार होते हैं। वैसे 10 के लेवल पर केवल आपको डायरेक्ट वर्ग बता देने हैं। तो आवर्त संख्या कितना होगा? 3 होगा, और वर्ग संख्या कितना होगा? तो 17 होगा। तो 8 और 7 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। वर्ग संख्या कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। संयोजकता कितना होता है? संयोजकता जो होता है किसी तत्व के वायकोज में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। कि इससे कैसे पता चलता है? जितना उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वायकोज में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि 4 से अधिक रहे तो 8 में से घटा के उसकी संयोजकता प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके वायकोज में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके वायकोज में 7 इलेक्ट्रॉन। यदि 7 है तो 8 में से घटा देंगे, 8 में से घटा देंगे कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता जो होगी वह 1 हो जाएगी। इसके बाद ब्लैक कौन सा हो जाएगा? P हो जाएगा, क्योंकि 17वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? P में जा रहा है। और वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी? 7th A हो जाएगी, क्योंकि 7th तो लिखा ही गया है, क्योंकि 7 है वायकोज में इलेक्ट्रॉन, लेकिन A क्यों जोड़ा गया? क्योंकि अगर S या P में इलेक्ट्रॉन जाता है तो A के साथ लिखते हैं, इसलिए 7th A हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या हुआ? निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित करने के लिए क्या करने हैं? बस अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या काउंट करिए और उसी के आधार पर संतुलित कर लीजिए, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान हो उतना उत्पाद का भी द्रव्यमान हो, और यह तभी हो सकता है जब अभिकारक का कुल परमाणु उत्पाद के कुल परमाणु के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो आइए कैसे संतुलित करते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर C6H12O6 दिया, जिसमें कार्बन की संख्या 6, इधर कार्बन की संख्या कितना है? 1 है। 6 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? कार्बन बराबर हो गया। हाइड्रोजन कितना है? 12, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, मतलब 6 से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 दूनी 12 और 6 18 हो गया। 18 हो, इधर ऑक्सीजन कितने हैं आपके? 6 है, मतलब कितने ऑक्सीजन चाहिए? 12। इसके बाद 6 से गुणा यहाँ कर दीजिए, आपका ये पहला समीकरण संतुलित हो गया। दूसरा क्या? CaCO3 है और HCl है। CaCO3 में क्या बन गया? CaCl2 बन गया, मतलब क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ से क्लोरीन की संख्या 1 है, चलिए 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से आपने तुरंत गुणा किया, आपके सब बराबर हो गए, क्योंकि यहाँ से CO2 निकल गया। कितना बचा आपका? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर H2O के रूप में बाहर हो गए, मतलब समीकरण वो संतुलित हो गया। इसके बाद क्या है? N2 और 3H2, मतलब हाइड्रोजन कितना है? 3 है, इधर कितना है? 2 है। 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? ये 6 हो गया। अब इधर ये 3 है, 2 से गुणा कर दीजिए, ये आपका 6 हो गया। बचा कितना? नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, समीकरण संतुलित हो गया। MnO2 और HCl है। Cl की संख्या इधर कितना? 2 और 2 कितने हो गए? 4, इधर Cl की संख्या 1 है, मतलब यहाँ पर कितना गुणा कर दीजिए? 4 से गुणा कर दीजिए, HCl हो गया। ये आपका संतुलित हो जाएगा नहीं। इसके बाद हाइड्रोजन की संख्या कितने हो गए? 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, ये संतुलित हो गया। ये 6 नंबर के प्रश्न थे, बस आपको संतुलित करने थे। यदि ये वाले नहीं आ रहा तो ये तो और भी आसान है। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए और करके ये प्रश्न था 8वें में ही, तो याद रखिएगा ये और करके प्रश्न आया हुआ था
या तो ये करिए चाहे ये करिए, टिप्पणी लिखना है क्या है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मैंने आपको हेडिंग से ही बताया था ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का योग। क्या हो जाएगा अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है उसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 दिस गिव्स क्या हो जाएगा CO2 हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ पे फिक्स हो गया आपका। फिर क्या हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है हटाना, किससे, यौगिक से। कौन हटाएगा, परमाणु या परमाणु समूह, यही परिभाषा मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ पर क्या लिखने थे, वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी यौगिक से कम क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है तो इसे क्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अधिक क्रियाशील होगा क्या विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कौन सा होगा, कम क्रियाशील का होगा। तो यहाँ पर लिखा गया वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या परमाणु समूह किसी यौगिक से कम क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित कर देता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिंक जो होता है वह स्टीरोसल्फर से क्रिया कराया जाता है तो जिंक जो होता है वो अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसका मतलब जिंक की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है और यौगिक से परमाणु या परमाणु समूह विस्थापित हुआ है। इसका मतलब अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, विस्थापन की हो जाएगी, प्रतिस्थापन की हो जाएगी। और यदि यह भी यौगिक रहा होता तो अभिक्रिया कौन सी हो जाती, द्विविस्थापन की हो जाती। आगे क्या है भर्जन। अब भर्जन के लिए क्या होता है कि वायु के उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं तथा इस विधि का उपयोग मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। और इस विधि में सल्फाइड अयस्क में उपस्थित सल्फर की अशुद्धि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर हो जाती है और क्या प्राप्त हो जाता है, धात्विक ऑक्साइड। और धात्विक ऑक्साइड का कार्बन के द्वारा अपचयन कराते हैं और हमें क्या प्राप्त हो जाता है, धातु प्राप्त हो जाता है। इतना अगर नहीं भी लिखे होंगे तो केवल आपको क्या लिखना था, मैंने आपको ये तो पूरी व्याख्या दिया, लिखने कितने थे बस, वायु के उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। और इस विधि का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों से धातु प्राप्त करने में किया जाता है। और कैसे प्राप्त करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका जिंक सल्फाइड ही है, अगर जिंक सल्फाइड है तो इसका वायु के साथ क्रिया कराएंगे, वायु की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा और क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3/O2। अब इसके बाद ZnO जो होगा वह कार्बन के द्वारा अपचयित होगा और किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में। इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो गया, जिंक प्राप्त हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो इस प्रश्न का जवाब आपका ये था। अब अगला और लास्ट प्रश्न जो बचने वाला वो ये है IUPAC नामकरण। तो ये इतना देख लीजिए, फिर इसके बाद IUPAC नामकरण बता देते हैं। तो केमिस्ट्री के 20 नंबर के जो प्रश्न आपके आए थे पूरे के पूरे प्रश्न बहुत ही आसान थे और 20 के 20 लेने लायक थे और शायद आप लोगों ने 20 का 20 लिखा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। आइए पहले जितना देख लीजिए फिर इसके बाद IUPAC बता देते हैं। अंतिम प्रश्न आपका बचा हुआ और अंतिम प्रश्न क्या है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए और कितने नंबर का पूछा गया था। IUPAC नाम जो है ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा, टोटल आपके ये हो गए, तो 6 नंबर के वो हो गए, 6 4 10 और 4 14। 10 नंबर का वो पीछे बता दें, 4 नंबर का ये हो गया 14, 6 नंबर का वो विकल्पी, टोटल हो गया 20। तो आइए इसमें से क्या जानना है, IUPAC नामकरण लिखने हैं। पहले का नाम लिखना है। यदि देखा जाए तो यहाँ पे द्विक बंध है और यहाँ पर देखा जाए Cl है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से भी हो सकता है। यहाँ पर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे और इसे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो पहले से क्या जुड़ गया आपका, Cl भी जुड़ गया और पहले से द्विक बंध भी जुड़ गया। किसका नाम क्या हो जाएगा, पहले प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, अर्थात जो पुरलग्न होता है तो Cl जो होता है पुरलग्न होता है और उसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, कितने कार्बन आया है, 2 कार्बन आया है और द्विक बंध आया है, इसलिए इन जोड़ लेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो एथीन। या डाइट भी आप लिख सकते हैं, क्लोरो एथीन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो एथीन हो जाएगा। दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम है CH3COH COOH। इसमें नामकरण कैसे करेंगे, तो संख्याकरण पहले करना होगा। संख्याकरण उस तरफ से होता है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम अंक मिले। तो क्रियात्मक समूह कौन है, COOH है, इसमें सबसे कम अंक इसको मिलना चाहिए, इसके बाद दूसरे को मिलना चाहिए। इसका मतलब कि यहाँ इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और दूसरे से क्या जुड़ा हुआ OH तक क्रियात्मक समूह होता है, जब COOH नहीं होता, क्योंकि वरीयता श्रेणी में COOH पहले स्थान पर आता है, इसलिए इसका अनुलग्न लगेगा और OH का पूर्वलग्न लगता है। और OH का पूर्वलग्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है, इसलिए वो किस स्थान से जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा, नाम क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी। नाम आपका हो जाएगा क्या,
2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, दूसरे से OH जुड़ा हुआ है, दूसरे से OH जुड़ा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसका नाम देखिए बहुत जटिल दिया है, लेकिन लिखने का तरीका आपको जब तक संरचना नहीं बनाएंगे तब तक इसका नाम आप नहीं लिख पाएंगे। कंफ्यूजन के लिए दिया था कि यहाँ पर तीनों, यहाँ पर C2H5 यहाँ पे नीचे रख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं पूर्ण लगने में चला जाएगा। सबसे पहले नियम क्या है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी होती है। तो क्या कार्बन की लंबी श्रृंखला ये है, कार्बन की लंबी श्रृंखला यहाँ से शुरू होगी और यहाँ से यहाँ आएगी। इसका 2 ये कार्बन हो, 3 4 5 और 2 7 हो गए। तो आप कर क्या सकते हैं, इसी चीज को मैंने यह बताया, या तो ऐसे लिखिए या तो फिर ये C2H5 इधर कर दीजिए और ये C2H5 इधर कर दीजिए, C2H5 नीचे रहने दीजिए। देखिए इसे CH2 से C2H5 इधर कर दिए और CH2 से C2H5 ऐसे कर दिए। फिर क्या कर सकते हैं, C2H5 को कैसे लिख सकते हैं, CH3 और CH2 लिख सकते हैं, जोड़ लीजिए 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन हो गए, मतलब CH3 CH2 हो गया, फिर ये CH2 हो गया, CH2 के बाद क्या हो गया, CH हो गया, C2H5, फिर CH2 हो गया, फिर C2H5 को क्या लिख सकते हैं, CH2 और CH3 लिख सकते हैं। संख्याकरण आप दोनों तरफ से करिए, चाहे जिस साइड से करिए, मिलने वाला जो एथिल समूह को है वो चौथा स्थान ही मिलेगा। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, 4 पे C2H5 हो गया और चौथे पर यदि C2H5 हो गया तो C2H5 का नाम क्या होता है, एथिल होता है। 4 एथिल और कितने कार्बन हो गए, 7, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे, तो 4 एथिल हेक्सेन हो जाएगा। इसका लास्ट आता है आपका C से, Cl जुड़ा, Br जुड़ा, I जुड़ा और हाइड्रोजन जुड़ा। इनका नामकरण कैसे करेंगे, इनमें प्रतिस्थापित समूह है और एक ही कार्बन से जुड़े हैं। तो नाम लिखने के दौरान आप क्या करेंगे, इन्हें अल्फाबेट के आधार पर लिखेंगे। जो पहले अल्फाबेट में आएगा उसका नाम पहले होगा। तो क्लोरो C से शुरू होता है, ब्रोमो B से शुरू होता है, हाइड्रो I से शुरू होता है। इसका सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो आएगा, फिर कौन आएगा, क्लोरो आएगा, फिर कौन आएगा, हाइड्रो आएगा। कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है, इसमें क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे। सभी एकल बंधु द्वारा जुड़े क्या जुड़ेंगे, एन जुड़ेंगे। नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आयोडो, मेथेन हो जाएगा। तो आज आपको केमिस्ट्री 2023 का जो साइंस का पेपर हुआ है उसमें सेट था 824 EO और उसमें केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन आपके आए थे सभी क्वेश्चन के जवाब आपको बता दिए हैं गए हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या, कोई अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए आपको इतना ही। यदि आपको सेशन पसंद आए और आपको लगता है कि नहीं मैंने आपके लिए मेहनत किया है और आपको मैंने बताया है तो जरूर अपने लोगों के बीच शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको अगले सेट में, अगले वीडियो में अगले सेट का क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो ये पहले सेट का केवल आपको क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 मिनट 5-10 मिनट।